इश्क मुर्शद की लेटेस्ट एपिसोड ने अगेन प्रूफ किया कि ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर क्यों है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस ड्रामे के अंदर क्या वो खास बात है जिसकी वजह से लोग इसके दीवाने हो गए हैं, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे लेटेस्ट एपिसोड में। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप सब लोगों को सबसे पहले नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लोर या फिर ऐसे में लैंप खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले और जो मेन रीजन है इस ड्रामे के फेमस होने की, वो ऑल ऑफ सडन इस ड्रामे का OST एक बहुत बड़ी ऑडियंस ने कैप्चर किया। उन्हें एहसास हुआ कि भैया इतनी कमाल की रेट्रो फीलिंग तो शायद ही किसी दूसरे OST में ना आपको देखने को मिले। आज के दौर में अगर आपको 90s या 70s का टच देखने को मिल रहा है, वो भी एक बड़े क्रिएटिव मैनर के अंदर, तो डेफिनेटली आप उसको वेलकम करोगे। इस ड्रामे का OST बहुत सुपर्ब है, मैं डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ, और जब भी मुझे कोई OST या सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ ताकि बस मैं उससे रच जाऊँ और मेरी जान छूट जाए। लेकिन इस OST को बावजूद इसके कि भैया इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ रिपीटेडली, बट फिर भी मुझे ये दिन ब दिन मज़ीद एडिक्टिव लग रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ तो है यहाँ पर। म्यूज़िक कंपोज़र ने जादू छेड़ा कुछ ऐसा कि हमें बार बार सुनने का दिल करता है। और यही वो रीज़न है कि जब OST फेमस होता है किसी भी ड्रामे या मूवी का, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रामा फेमस हो जाता है। तो एक तो मेन रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न आपको देखने को मिली कि भैया फजल बख्श और शामिर का जो करेक्टर है वो बड़ा सुपर्ब है, जिसमें स्पेसिफिकली फजल बख्श के करेक्टर को लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों को इस बात का भी बेताबी से इंतज़ार है कि जब इसका पोल खुल के सबके सामने आएगा तो क्या होगा। उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि भैया नेक्स्ट एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दैट। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार इस चीज़ को ज़रा थोड़ा मज़ीद ड्रैग करना चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि आप फेक पैराडाइज में कब तक रह सकते हो। एक ना एक दिन रियलिटी तो सबके सामने आती है। तो फजल बख्श के केस में भी वो होगा, अगली नहीं लेकिन एक दो एपिसोड्स में होने वाला, जब सबको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में यही शामिर और यही फजल बख्श। और फिर क्या होगा रिएक्शन यहाँ पर हमारी शिब्रा का, जो उसको समझ बैठी है कि भैया ये तो कोई बहुत ही ऊपर वाली चीज़ है कि यहाँ पर दुआ करता है वहाँ पर सारे काम हो जाते हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड में एक तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यार आपने दिखाया किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर लेडी का हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने लग रहा है। भैया जब तुम्हारे पास लेडी कांस्टेबल्स हैं तो तुम्हारा इस तरह से बाजू पकड़कर लेकर जाना बनता नहीं था, और अगर तुम इस तरह से लेकर जाओगे तो फिर तो डेफिनेटली थप्पड़ खाओगे। और इस थप्पड़ को कौन जस्टिफाई करेगा कि हाँ भैया ये थप्पड़ किस जुमरे में पड़ा। कोई भी पुलिस ऑफिसर इस तरह तो झूठ बोल सकता है कि हाँ इसने मुझे थप्पड़ मारा। जैसे आप लेटेस्ट एपिसोड में भी देख रहे थे कि वो अपने ही कुलीग के कपड़े फाड़ रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ बल्कि इसके साथ हुआ, जिसकी वजह से हम इसको पकड़ के लेकर आए। तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन कौन देगा। पाकिस्तान के कानून के अंदर डेफिनेटली ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि जहाँ पर पुलिस की ये जो फेक हुक्मरानी है ना, झूठे केस में डाल के किसी भी इंसान को सज़ा दिलवा दी, ये चीज़ ख़त्म हो। क्योंकि जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, प्रूफ नहीं होती, आप किसी को भी इस तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। लोग कहते हैं कोर्ट में जाके प्रूफ करो, और भैया कोर्ट में जाकर अगर प्रूफ करने में 3 महीने लग रहे हैं तो 3 महीने तक जो आपने जेल काटी उसका हिसाब कौन देगा। और मुझे बहुत ही जहर लगती है यहाँ पर ये शिब्रा की माँ, खास तौर पे इसकी दूसरी बेटी सुखैना भी, कि भाई हमेशा से ना ये मतलब इस सुलेमान अंकल को कसूरवार ठहराते हैं। अरे यार अगर वो ठीक है, सीधा साधा इंसान है, हक सच की बात करता है, और उसकी बेटी शिब्रा उससे इंस्पायर्ड है, तो क्या मतलब कि अगर तुम दोनों कमीने हो, उसकी माँ और आगे से बेटी, तो क्या सारी दुनिया ऐसी हो जाए। लेटेस्ट एपिसोड में भी उसका ये कहना कि हाँ आज शिब्रा जिस भी हालत में है वो आपकी वजह से, अच्छा चूंकि उसने उसको अच्छी बातें सिखाई। और अगर आप अपने बच्चों को गंदी बातें सिखाते हो, गलत बात सिखाते हो, धोखा देना सिखाते हो, बेईमानी करना सिखाते हो, उसकी वजह से अगर उनको कोई सज़ा हो जाए तो फिर क्या, फिर कौन जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट मुझे ना बड़ा ही अजीब लगता है इस ड्रामे का, जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें बड़ी सेंसिबल हैं, इसके अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए। एक और चीज़ भी देखने को मिली है कि यहाँ पर जब कभी भी पूछा जाता है फजल बख्श से कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कह देता है UK से, बाद में उमरकोट कहता है। उमरकोट के अब जितनी भी वहाँ में ना, वो सब ये कहना शुरू हो गई होंगी कि हाँ भैया हम तो UK की पैदाइश है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर जो आपको शामिर का कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है, अब वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो भैया अपने घर आ ही रहा था अपने बाप से बात करने,
तो आगे से इसको मिल गया सलमान अंकल। अब सलमान अंकल पहले से ही रिक्वेस्ट डालने आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर शामिर बात अपने बाप से नहीं कर पाएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा और हो सकता है कि काफ़ी हद तक दाऊद उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर भी ले। दूसरे नंबर पे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो फजल बख्श है वो अगेन शिब्रा से मिलेगा और उसको इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो उसको बहुत जल्द थाने से रिहा करवा लेगा, जबकि दूसरी तरफ अपना ही जो असल रूप है शामिर बनकर या फिर अपना कोई रेफरेंस लड़ाकर दोबारा से इस पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करवाएगा कि भाई शिब्रा को छोड़ दो, और कुछ दाऊद को वैसे ही सुलेमान अंकल मेल्ट करके चले गए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली जेल से तो ये बाहर आ जाएगी। लेकिन पुलिस का ये जो करैक्टर है ना, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। ये जिस भी ड्रामे के अंदर आता है वहाँ पर इसका रोल थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ पर भी अगर इसको कास्ट किया गया तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आगे जाके मज़ीद इसकी थोड़ी सी खारबाजी दिखाई जाएगी, या हो सकता है कि यही इन्वेस्टिगेट करे और आगे जाके पोल खोल दे सबके सामने कि भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा शामिर है, ये कोई फजल बख्श नहीं है। तो कोई दूसरा भी पोल खोल सकता है, लेकिन सोचो ज़रा कि मतलब जिस टाइम ये सारा जो रेत का पहाड़ है ये एकदम से फ्लैट होगा तो क्या होगा। आई थिंक किसी भी इंसान को ना उसके कैरेक्टर से ही जज करना चाहिए, ना कि उसका बैकग्राउंड से। तो भले फजल बख्श का जो बैकग्राउंड है वो शामिर है, लेकिन उसने प्ले तो फजल बख्श किया ना, वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो कर रहा ना। ही ट्राई टू सॉर्ट सो मैनी थिंग्स। तो ये चीज़ डेफिनेटली ये सारे समझदार लोग आगे जाके समझेंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि हाय हाय क्या होगा जब पता चल जाएगा शिब्रा को, तो वो शायद बिल्कुल ही फजल बख्श को लाइक ना करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शिब्रा ऑलरेडी इन लव विद फजल बख्श, और यहाँ पर जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो तो बस ये चाहती है कि चाहे ये कुछ भी हो, मतलब फ्यूचर में जाकर उसको पता चल भी जाए ना कि हाँ भाई ये तो शामिर है, तो भी उसको यही कहेगी कि नहीं मुझे मेरा फजल बख्श चाहिए, यू नीड टू बिकम फजल बख्श टू गेट मैरी विद मी। दैट इज़ समथिंग आई थिंक जो मैं अज्यूम कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो आगे जाकर फजल बख्श के साथ शादी करना चाहेगी या फिर शामिर के साथ, ये कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। सो ये ड्रामा बहुत अच्छी वाइब्स रखता है, यहाँ पर फनी एलिमेंट भी है, स्टोरी के अंदर ट्विस्ट भी है, OST बहुत मज़े का है। ऑब्वियसली ड्रामे का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पर आपको कोई स्लोमो दिखाया जा रहा है और बहुत सारे रोमांटिक सीन्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर OST अच्छा हो तो आप फिर भी ड्रामे को बड़ा मगन हो के देखते हो। तो ये वो सारे की पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपका एवरेज वॉच टाइम बढ़ता है, ड्रामा फेमस होता है, और फिर आप कहते हो कि भैया क्या कारण थे, ये वो वजह थी। सारी चीज़ें इस ड्रामे की अच्छी हैं, बोर नहीं करता। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मतलब ये जो एक कपल बन के आया है सामने, बिलाल अब्बास और साथ में दुर्र फिशां का, आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये इस हद तक फेमस हो सकता है, क्योंकि दुर्र फिशां सीम्स टू बी अ बिट मैच्योर, जबकि बिलाल अब्बास ने काफ़ी हद तक बड़े क्यूट कैरेक्टर किए हैं, और कम्बिनेशन इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जब ड्रामा लॉन्च होता है किसी को भी आइडिया नहीं होता कि भैया ये किस हद तक जा सकता है। तेरे बिन के स्टार्ट में मैंने कहा था ड्रामा बड़ा चवल लग रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि फेमस हो। ड्रामा वाकई स्टूपिड था, ये तो मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन वो किस हद तक फेमस हुआ ये आप सब लोगों के सामने है। खैर, तेरे बिन से याद है कि आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, तेरे बिन 2 बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। आई एम डैम श्योर कि बहुत सारी ऑडियंस उस चीज़ के इंतजार में होगी, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं तेरे बिन 2 के ऊपर रिव्यू बनाऊंगा या नहीं। भाई मैं ज़रूर बनाऊंगा। देखो, अगर तेरे बिन 1 से मैंने हेट किया, दैट डजंट मीन कि मैं अपना काम करना छोड़ दूं। मैं किसी भी चीज़ को पर्सनल लेवल पे नहीं लेता। प्रोफेशनलिज्म अलग चीज़ है, मेरी पर्सनल चॉइसेस अलग हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइसेस की बेस के ऊपर ड्रामे रिव्यू करूं तो शायद इक्का दुक्का ही होगा जो मैं एयरवाई डिजिटल, हर्पल जियो या फिर हम टीवी का आजकल कोई ड्रामा सेलेक्ट करूं। 90% तो शायद मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे सेलेक्ट करूं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये पर्सनल चॉइस के ऊपर मेरा चैनल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, लोग किसका रिव्यू देखना चाह रहे हैं। तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कौन से ऐसे ड्रामे आजकल जिनके ऊपर मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा और मुझे करने चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, जो कि 2023 की बेस्ट वीडियो रही है मेरी नज़र में, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।